नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। निजीकरण के विरोध में बैंक हड़ताल के दूसरे दिन बैंक कर्मियों का पूर्व विधायक अजय राय ने किया समर्थन। आदमपुर थाना क्षेत्र के किंग मेगा शॉप के प्लास्टिक गोदाम से 400 बोरी का जखीरा हुआ बरामद। भेलूपुर थाना अंतर्गत साड़ी विक्रेता और किन्नरों में मारपीट का मामला आया सामने, किन्नर हुए घायल। और पूंजीपतियों को विजिटिंग प्रोफेसर बनाए जाने का आरोप लगाते हुए बीएचयू छात्रों ने कुलपति आवास के सामने किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। निजीकरण के विरोध में बैंक हड़ताल के दूसरे दिन बैंक कर्मियों के विरोध प्रदर्शन का पूर्व विधायक अजय राय ने समर्थन किया। निजीकरण को लेकर राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। इसकी वजह से बैंकिंग सेवाएं ठप हैं। इसी क्रम में मंगलवार को हड़ताल के दूसरे दिन मकबूल आलम रोड पर बैंक कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर पूर्व विधायक अजय राय, जिला व महानगर अध्यक्ष द्वय राजेश्वर पटेल व राघवेंद्र चौबे सहित अन्य कांग्रेस जनों ने इनका समर्थन किया। इस दौरान पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि सरकार का साफ साफ एजेंडा है देश को बेचना और कंगाल करना। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मी सड़क पर हैं। हम सबको मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक कर्मचारियों की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ये लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ है और देश के प्रधानमंत्री देश को बेचने पर आतुर हो गए हैं और चंद उद्योगपतियों को मालामाल करने के लिए देश के प्रधानमंत्री संकल्पबद्ध है। लगातार सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है। आज हर वर्ग अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए तानाशाह सरकार से संघर्ष कर रहा है और ये गूंगी बहरी निकम्मी सरकार मौन है। ये लड़ाई सिर्फ बैंक कर्मियों की नहीं है, बल्कि समूचे जनमानस की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि कभी इंदिरा गांधी ने बैंक का राष्ट्रीयकरण करके आम आदमी का बैंकिंग से परिचय व संबंध स्थापित किया था, परंतु आज का दौर भयावह है। बैंकिंग के क्षेत्र को सरकारी माध्यम से बढ़ावा देने के बजाय निजीकरण किया जा रहा है। ये सरकार कारपोरेट साहूकारी के नए शोषणकारी युग का द्वार खोल रही है। बैंक कर्मचारियों के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हम सब निजीकरण का पुरजोर विरोध करते हैं। इस दौरान आशुतोष कश्यप, मनीष मुरोलिया, राजीव राम इत्यादि कांग्रेस जन मौजूद रहे। देखिए, ये सरकार की हटवादिता है। इसी तरीके से किसानों के साथ सरकार काम कर रही है, इसी तरीके से आम लोगों के साथ काम कर रही है। और जो बैंक कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करके जनता की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, इनको प्राइवेटाइज हाथ में बेचना, इनको प्राइवेट निजीकरण करना, ये निश्चित तौर से गलत है और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। सरकार नहीं झुकेगी तो हम सब लोग, पूरी कांग्रेस पार्टी आज इनके साथ खड़ी है और झुकाकर ही मानेंगे हम लोग। लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार को झुकना पड़ेगा, लेकिन किसान आंदोलन 100 दिन से ज्यादा चल रहा है, लेकिन सरकार उस पर भी नहीं झुक रही है, तो ये 2 दिन में कहीं झुकेगी? अभी आप देखते रहिए, अभी क्या क्या होता है देखते रहिए। किसान वो लोग हैं जो बीज बोते हैं और महीनों इंतजार करते हैं उस फसल का। किसान वो लोग हैं जो गर्मी को भी झेलते हैं, बरसात को भी झेलते हैं, और जब कोहरा पड़ता है, ठंडक पड़ती है, हम घरों में रजाई में बैठे रहते हैं, किसान खेत में रहता है। तो किसान इस सरकार को झुका कर मानेगा, बैंक कर्मचारी झुका कर मानेंगे। आपकी तरफ से किस तरह का स्टेप किया जाएगा बैंक कर्मचारी? हम लोग जिस तरीके से बैंक के लोग हमारा सहयोग समर्थन चाहेंगे, हमारा उनके साथ उस प्रकार से सहयोग समर्थन रहेगा। दिनांक 16 मार्च 2021 को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर भारत सरकार की आर्थिक नीति के विरोध में, जिसके तहत उन्होंने अपने बजट सत्र के दौरान कहा और ये अपना विचार रखा कि कम से कम 2 बैंकों का और एक जीवन बीमा निगम LIC व अन्य जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, निजीकरण किया जाएगा। उनके इस नीति के विरोध में हमारे 9 यूनियन के लोग, जिसमें 5 अवार्ड स्टाफ के हैं और 4 अधिकारी संगठन हैं,
यह मिल के फैसला किया है कि 15 और 16 मार्च को अखिल भारतीय स्तर पर बैंकिंग उद्योग में हड़ताल रहेगी, जिसमें लगभग 10 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर हैं, जिसके कारण 2 करोड़ से ज़्यादा चेकों की निकासी कल नहीं हुई। 16,500 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस प्रभावित हुआ। इसके अलावा आरटीजीएस, एनईएफटी, ट्रेजरी बिजनेस सब प्रभावित हुए हैं। और यदि अभी भारत सरकार यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर की गई इस हड़ताल से नहीं मानती है तो आगे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस इंडेफिनिट स्ट्राइक की कॉल देगी। आदमपुर थाना क्षेत्र के भदौचुंगी क्षेत्र में किंग मेगा शॉप के प्लास्टिक गोदाम से 400 बोरी का जखीरा बरामद हुआ। नगर आयुक्त गौरांग राठी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रवर्तन दल का आदमपुर थाना क्षेत्र के भैंसासुर घाट से कजाकपुरा तक अभियान चलाया गया। इस दौरान मिले शिकायती पत्र के निस्तारण के लिए कुछ का सामान भी जब्त हुआ। इस दौरान एसएफआई कमांडर अमित सिंह और उनकी टीम के साथ मिलकर दल ने भदौचुंगी के पास एक मकान में से प्लास्टिक के 400 बोरी का जखीरा बरामद किया। इनकी दुकान किंग मेगा शॉप के नाम से विशेषरगंज पे है। पहले भी इनके यहाँ 3 से 4 बार छापा पड़ चुका है। इस दौरान आसपास के इलाकों में जागरूकता अभियान चलाते हुए दुकानदारों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान गंदगी फैलाने वाले कुछ दुकानदारों से सफाई भी कराई गई। दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि वे अपने दुकानों में ढक्कनदार डस्टबिन रखें। गंदगी फैलाने वाले और अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को सख्त चेतावनी देते हुए जुर्माना भी वसूला गया। ये प्रतिबंधित कैरी बैग कल जखीरा पकड़ा गया है थाना आदमपुर। इनका दुकान किंग मेगा शॉप से विशेषगंज में चलाया जाता है। इनके पहले भी 3 से 4 बार इनको पकड़ा गया है, हिदायत दी गई है। उसके बावजूद भी इनका काम करने का तरीका कोई बदलाव नहीं है। बार बार जो है छोटे व्यापारियों को पकड़े जाने पे वो बोलते थे बड़े व्यापारी को पकड़िए, बड़े व्यापारी को पकड़िए। एक सटीक सूचना के आधार पर इनका गोदाम पकड़ा गया, लेकिन इनका काम करने का तरीका देख के हमें भी खुद आश्चर्यजनक। इनका काम करने का तरीका जैसे कैरी बैग की जो बोरी है वो प्लास्टिक की होती है, लेकिन ये उसके ऊपर से डबल लेयर जूट की बोरी लगा रखे थे। जो गुटखा का पैकिंग होता है उस टाइप से ये कार्टून में बंद कर रखे थे कि आम जनता या प्रशासन को भी नहीं मालूम चल पाएगा कि इसमें प्रतिबंधित कैरी बैग है। यहाँ हमारी टीम, नगर निगम की प्रवर्तन दल की टीम प्रभारी कर्नल राघवेंद्र नाथ मौर्य के नेतृत्व में आज सुबह लगभग 10:30 से 11 बीच यहाँ छापेमारी की गई। लगभग 400 बोरी प्रतिबंधित कैरी बैग पकड़ा गया, जो कि इस समय के मार्केट में बहुत ज़्यादा है। अगर 400 बोरी को खोल करके मार्केट में छींट दिया जाए तो लगभग 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर का एरिया बिल्कुल सफेद हो जाएगा। भेलूपुर थाना अंतर्गत साड़ी विक्रेता और किन्नरों में मारपीट का मामला सामने आया। सरायनंदन दशमी क्षेत्र में साड़ी विक्रेता और किन्नर समाज में मारपीट हो गई। मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को भेलूपुर थाने ले आई। इस दौरान किन्नर समाज के लोगों को काफी चोटें आई हैं, जिन्हें मेडिकल के लिए भेज दिया गया। किन्नर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि होली की त्योहारी मांगने साड़ी के दुकान पर गए थे। हमारे किन्नरों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ है। किन्नर समाज ने साड़ी विक्रेता के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया कि उन्हें घसीटकर बंद कमरे में ले जाया जा रहा था। उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई और उनका कहना था कि हमें इंसाफ मिलना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि इंसाफ नहीं मिलता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या हुआ है आप लोगों के साथ? मैं होली का मंतैया त्योहारी मांग रही थी सरायनंदन में। मेरे साथ 2 लड़कों ने बदतमीजी किया। मेरे साथ जबरदस्ती मेरा ये हाथ पकड़ते हुए मुझे घसीट के अंदर ले जा रहा था। मेरे साथ देखिए ये छीना झपटी में ये देख लो। हाँ, लड़कों का नाम पता है आपको? नहीं, लड़कों का नाम नहीं पता। वो है सरायनंदन के हैं। वो भेलूपुर थाने साड़ी का दुकान है। और किसी को मारा भी है? हाँ, मेरी बहन नगीना किन्नर, वो मुझे बचाने की कोशिश थी, उसे सर फाड़ा गया उसका। हमारे किन्नर समाज के साथ बहुत बुरा हादसा हुआ है मंगतैया के दौरान कि जो होली और दीपावली में जो हमारे किन्नर समाज साल में के फिर जो मंगतैया मांगते हैं, वो सरायनंदन की ओर वो मंगतैया त्योहारी मांग रहे थे 50 रुपये की बात पर। मतलब कि उस दो लड़कों ने हमला हमारे किन्नर समाज के ऊपर बुरी तरीके से हमला किया, जानलेवा हमला किया।
कि जो हमारे बदतमीजी से पेश आए और उनके कपड़े वगैरह नोचे गए और नोचने के बाद उनके ऊपर मतलब कि हमला किया गया, जानलेवा हमला, मतलब उनके एक लोगों के सर पे लगा है और एक हमारी एक के साथ रेप जैसे हादसा हुआ है, कमरे के अंदर ले जाने का वो वारदात हुआ, लेकिन इनको कमरे में बंद करके मारने का आरोप है। अभी तक पुलिस आपको कुछ हमें अपने प्रशासन, जिला प्रशासन से हमें और भेलपुर थाने से हमें अन्याय की गुहार है कि हमारे अन्याय की गुहार को इंसाफ मिले कि ऐसा दोबारा हादसा हमारे किन्नर समाज के साथ ना हो। पूंजीपतियों को विजिटिंग प्रोफेसर बनाए जाने का आरोप लगाते हुए बीएचयू के छात्रों ने कुलपति आवास के सामने धरना प्रदर्शन किया। बीएचयू के छात्रों ने कुलपति आवास के सामने धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय की परंपरा के विपरीत पूंजीपति घरानों के लोगों को विजिटिंग प्रोफेसर बनाए जाने को लेकर हम वीसी आवास के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने कहा कि समाचार पत्रों के माध्यम से पूंजीपति घराने के लोगों को विजिटिंग प्रोफेसर बनाए जाने की सूचना मिली है, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की परंपरा के विपरीत है। ये विश्वविद्यालय भिक्षाटन से बनाया गया है तथा देश भर के विद्वान यहाँ आचार्य रहे हैं। ये कार्य पूंजीपति लोगों के साथ मिलकर शिक्षा का केंद्र विश्वविद्यालय को बाजार बनाने का पहला कदम साबित होगा। वहीं इस पूरे मामले को कुलपति ने खारिज करते हुए कहा कि ये अभी तक विश्वविद्यालय की तरफ से कोई पुष्टि नहीं है। छात्रों ने आगे कहा कि अगर भविष्य में ऐसा होता है तो हम लोग धरना करने के लिए बाध्य होंगे। कई दिनों से समाचार पत्रों के माध्यम से विश्वविद्यालय में पूंजीपति घरानों के जो लोग हैं, नीता अंबानी, अडानी परिवार और मित्तल परिवार के लोगों को यहाँ पर विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त करने की जो सूचनाएं आप सभी लोग के बीच में जा रहा था या ये अखबारों में छप रहे थे, इसका हम लोगों ने विरोध किया। और कुलपति महोदय से जब हम लोग की वार्ता हुई तो उन्होंने बड़ी ही गंभीरता से कहा कि अभी इस तरीके का कोई विश्वविद्यालय का ऑफिशियल इस तरह का रिकमेंड कोई नहीं है और यह एक भ्रामक सूचना है। अगर इस तरीके का भविष्य में होता है तो आप भविष्य में इस तरीके का विश्वविद्यालय करने को तैयार नहीं है। अगर होता है तो विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर अपनी जिम्मेदारी व्यक्त करेगा। और हम लोगों ने इस बात को भी कहा कि अगर इस तरीके का कार्य आप करते हैं तो हम सारे लोग सड़क पर होंगे और अपना विरोध आगे भी जाहिर करते रहेंगे। इस देश में प्राइवेटाइजेशन का एक षड्यंत्र चल रहा है केंद्र सरकार द्वारा। उसी षड्यंत्र की एक बू यहाँ भी आना प्रारंभ हो चुका है, जिसमें पूंजीपति घराने के लोगों को यहाँ एक विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर बुलाया जा रहा है। वो इसलिए चूँकि वो पूंजीपति हैं, उन्होंने अपने जीवन में कोई अचीवमेंट नहीं प्राप्त की। किसी धनवान की पत्नी होना कोई बहादुरी की बात नहीं है। इससे बढ़िया तो फिर ऐसा हक तो फिर लालू देवी की पत्नी राबड़ी देवी को ही बनता है। भाई आप एक मुख्यमंत्री की पत्नी थी, आपने एक राज्य को चला, आप भी मुख्यमंत्री बनी। तो ये कोई पैमाना नहीं है किसी भी पूंजीपति के पत्नी होना। यह पैमाना नहीं है कि आप महिला सशक्तिकरण ला सकती हैं। हाँ, यदि महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देखना है तो आप अरुणिमा सिन्हा जी को लाइए, मेरी कॉम को लाइए, किरण बेदी जी को लाइए। ये महिला सशक्तिकरण की एक अमिट मिसाल है इस देश की। आप उनको लाइए जो वृक्ष माता कही जाती हैं, साउथ इंडिया की हैं। वो अम्मा जी हैं जो गरीबों बच्चों को पालती हैं, वो महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल हो सकती हैं। तो इस तरीके के यह ज्ञान की भूमि है, धन की भूमि नहीं है। और यदि ऐसा भविष्य में होता है तो हम सभी छात्र, पूरे छात्र सड़क पे होंगे, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने पढ़ाया है। आचार्य नरेंद्र देव ऐसे लोगों को मालवीय जी खोज के लाया करते थे। न कि हाँ, इस विश्वविद्यालय में पूंजीपतियों का योगदान है, लेकिन वो सेवा भाव से आया करते थे। ये नहीं कि हमारी आइडियल बन करके आ जाते थे। यदि पूंजीपति ही इस देश की आइडियल होने लगेंगे तो यह देश फिर से अंग्रेजों का गुलाम और पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा। और एक प्रकार के यह केंद्र सरकार के षड्यंत्र है कि हर एक चीज़ का प्राइवेटाइजेशन करना। जिस तरीके से रेल को कर दिया जा रहा है, किसान, हमारे देश के किसान द्वारा जो किसान सड़क पे जमीनों को कर दिया जा रहा है, अब विश्वविद्यालय के नंबर है। और इसी प्रकार से धीरे धीरे विश्वविद्यालय को प्राइवेटाइजेशन करने की एक साजिश है। इस साजिश के खिलाफ हम सभी छात्र मुखर हुए हैं। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा मंडल मंत्री केपी यादव के नेतृत्व व शाखा अध्यक्ष ओपी विश्वकर्मा की अध्यक्षता में कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे के समक्ष गेट मीटिंग व प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने लोको पायलट का ट्रॉली बैग खिंचवाना बंद किए जाने, वर्षों से बकाया सभी एरियर का भुगतान जल्द किए जाने, महिला रनिंग कर्मचारियों को देखते हुए रनिंग रूम लॉबियों में व्यवस्था दिए जाने सहित अन्य मांगे की। इस दौरान बड़ी संख्या में रनिंग कर्मचारी मौजूद रहे।
आज मुख्य रूप से हमारा धरना जो है, हमारा जो लाइन बॉक्स जिसमें रेलवे का ही टोल्स रहता है, उसको बंद करके एक ट्रॉली बैग दिया जा रहा है, जिसमें काफ़ी वजन, कम से कम 12 से 14 किलो वजन होता है, जिसको कैरी करने के लिए हमें बाध्य किया जा रहा है। और जो हमारा लाइन बॉक्स है, लाइन बॉक्स के लिए एक पोर्टर की व्यवस्था पहले रेलवे से होती थी, अब ठेकेदार के अंदर वो उसको ढूलता था, जबकि हमारा पर्सनल बैग ही 12 से 14 किलो हो जाता है। तो इस तरह का लोड जो दिया जा रहा है, ट्रॉली बैग बाध्य किया जा रहा है लेने के लिए, उसी के विरोध में आज का ये कार्यक्रम है। लग रहा है कई दिनों से धरने चल रहे हैं बॉक्स को लेकर। हाँ जी, ये अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, सरकार क्या कहती है? हाँ, ये कई दिनों से पूरे भारतीय रेल में इस तरह का दबाव दिया जा रहा है। केवल लोको पायलट ही नहीं, हमारे गार्ड महोदय भी हैं, उनका भी ये लाइन बॉक्स हटा करके ट्रॉली बैग दिया जा रहा है, जिसके विरोध में हर एक रेलवे, हर एक जोन और हर एक मंडल पर यह कार्यक्रम चल रहा है। आज हमारे यहाँ ये बनारस डिवीजन के प्रत्येक लॉबी पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और इस ट्रॉली बैग को लेने से हम लोग साफ इनकार करते हैं। हमारा पूर्व की भांति लाइन बॉक्स, लोको पायलट एवं गार्ड का जारी रहे, हम लोग यही मांग करते हैं और ये धरना लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चोलापुर स्थित हाजीपुर गांव में भैंस चोरी के मामले में पकड़े गए चोरों के परिजनों ने थाने के अंदर घुसकर जमकर हंगामा किया। चोलापुर स्थित हाजीपुर गांव में भैंस चोरी को लेकर महिलाओं ने थाने में हंगामा किया। चोलापुर इलाके में कई दिनों से भैंस चोरी की घटना को चोर अंजाम दे रहे थे। थाना क्षेत्र के ही हाजीपुर गांव में भैंस चोरी के आरोप में 3 लोगों को चोलापुर पुलिस ने हिरासत में लिया था। गांव वालों के द्वारा लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया था। हिरासत में लिए गए लोगों को छुड़ाने के लिए परिजन थाना कैंपस के भीतर जेल के दरवाजे तक पहुंचकर जमकर हंगामा किया। लोगों द्वारा किया जा रहा हंगामा काफी देर तक चलता रहा। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे, क्योंकि पुलिस मूक दर्शक बनी रही। काशी पत्रकार संघ व वाराणसी प्रेस क्लब के हुए चुनाव में मतगणना के पश्चात विजयी प्रत्याशियों की घोषणा हुई। रविवार को पराड़कर स्मृति भवन में हुए मतदान की गणना सोमवार को हुई और सायंकाल परिणामों की घोषणा निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मीकांत द्विवेदी ने की। इस दौरान संघ के अध्यक्ष पद पर सुभाष चंद्र सिंह, महामंत्री पद पर डॉक्टर अत्रि भारद्वाज व कोषाध्यक्ष पद पर जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव निर्वाचित घोषित किए गए। कार्य समिति के 10 पदों के लिए रामात्मा श्रीवास्तव, आलोक मालवी, जयनारायण मिश्र, नागेंद्र पाठक, मोहम्मद अशफाक सिद्दीकी, विनय शंकर सिंह, आलोक कुमार श्रीवास्तव, सौरभ बनर्जी, रोशन कुमार जायसवाल, अश्विनी श्रीवास्तव निर्वाचित घोषित किए गए। कार्य समिति के लिए राजेंद्र यादव को भी 101 मत मिले, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा त्याग करने की लिखित घोषणा की। इस कारण अश्विनी श्रीवास्तव को विजेता घोषित किया गया। संघ के कुल 276 सदस्यों में से 256 सदस्यों ने मतदान में प्रतिभाग किया। वाराणसी प्रेस क्लब के अन्य पदों पर संदीप गुप्ता उपाध्यक्ष, देव कुमार केशरी संयुक्त मंत्री के अलावा प्रबंध समिति के 5 पदों पर KTV के वरिष्ठ पत्रकार हरिबाबू श्रीवास्तव अन्नू, सुरेंद्र नारायण तिवारी, विपिन सिंह, पंकज कुमार मिश्र व राजेश सेठ निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। निर्वाचन के सहयोगी सदस्यों के रूप में संजय स्थाना, वशिष्ठ नारायण सिंह, शुभाकर दुबे इत्यादि लोग शामिल रहे। मतगणना बड़े ही उल्लासपूर्ण माहौल में हुई है, बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में।
एक खास बात मैं आपको ये बताऊं कि हमारे कार्य समिति के 2 सदस्यों के मत बराबर हो गए जी, दोनों को 101 वोट मिला था, और जबकि उसमें से एक ही व्यक्ति चुना जा सकता था, लेकिन हमारे दोनों प्रत्याशियों में से एक राजेंद्र यादव जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए खुद अपने आप को विड्रॉ कर लिया और दूसरे ने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को जो है तो विजयी घोषित करने की मांग कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा सौहार्द का, इससे बढ़िया नमूना और हम क्या बता सकते हैं। अध्यक्ष पद पर हमारे सुभाष सिंह जी निर्वाचित हुए हैं। उपाध्यक्ष पद पर 3 लोगों के लिए है, जिसमें ये कमलेश चतुर्वेदी, पुरुषोत्तम चतुर्वेदी और ये सुनील कुमार मिश्र, ये जो है तो ये लोग विजयी हुए। महामंत्री पद पर हमारे अत्रि भारद्वाज जी निर्वाचित हुए हैं। पहले अपने निर्वाचन मंडल का पूरा और उसके अलावा जो जितने हमारे साथी थे ये चुनाव में लगे थे, उन्होंने मदद की, सहयोग करके जिताया, उनको सबका आभार मैं व्यक्त करता हूँ अपनी तरफ से, महामंत्री डॉक्टर अत्रि भारद्वाज और जितेंद्र श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष की ओर से। हम लोगों की टीम भावना, जो खेल भावना होती है, इस टीम भावना के साथ हम लोग काम करेंगे, सब लोग मिलकर इस भवन को। सीर गोवर्धनपुर से मलहिया सामने घाट तक के सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ। लंका थाना अंतर्गत सीर गोवर्धनपुर से मलहिया सामने घाट तक की सड़क 14,64,13,000 की लागत से बनेगी, जिसका शिलान्यास सीर गोवर्धनपुर में कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव और रोहनिया विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह ने किया। सुरेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि लगभग 8 किलोमीटर तक का सड़क निर्माण कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ रविदास मंदिर है और यहाँ दूर दराज से लोग दर्शन पूजन करने हेतु आते हैं, जिसे देखते हुए यह सड़क निर्माण कराया जा रहा है। आगे आने वाले समय में यह निर्माण जनता के हित में होगा। 2002 से 2017 तक प्रदेश में सपा और बसपा की सरकार थी। अच्छी सड़कें सपना हो गया था। काशी का इन्होंने और बुरा हाल किया, क्योंकि काशी में विधायक, सांसद, महापौर, जिला पंचायत सदस्य, पार्षद, प्रधान मैक्सिमम भाजपा के होते थे और प्रदेश में ये बैठे थे। तो इन्होंने काशी के साथ बदला लिया, काशी की सड़कों की बहुत बुरा हाल कर दिया। कोई बड़ी परियोजना या तो आती नहीं थी, और आती थी तो पीछे से उसकी फंडिंग रोक देते थे, काम पूरा नहीं होने देते थे। काशी की जनता के प्रति इस मंच से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पहले 2014 में सांसद के स्थान पर सीधे प्रधानमंत्री चुना और बाद में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। जो आशीर्वाद और प्यार काशी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सालों साल से दिया है, उसे सूद के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि चुकाएंगे। उसी की एक किस्त है ये सड़क। आगे संत रविदास जी का मंदिर है, एक ऐसी सड़क बननी चाहिए, एक ऐसा रास्ता होना चाहिए जहां पूरे विश्व से श्रद्धालु आएँ और अच्छा महसूस करें। ऐसी ही हमारी योजना पूरी काशी को सजाने संवारने की चल रही है। आप लोग विकास कार्यों की कैसी आंधी वाराणसी में आई है देख ही रहे हैं, उसी कड़ी में ये सड़क है। इस सड़क को हम लोग अपनी देख रेख में बहुत अच्छा बनाएंगे और संत रविदास मंदिर में जो श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। यही इस सड़क के मूल में यही भावना है। आज यहाँ सीर गेट से रमना होते हुए पुल के नीचे से सामने घाट तक की सड़क बनने जा रही है। इसका चौड़ीकरण होगा और ये बहुत अच्छी सड़क बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कंस्टिट्यूंसी में विधानसभा रोहनिया का बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ता है और सामने घाट के पास हमारे विधायक सौरभ जी का क्षेत्र है कैंट। इधर इस सड़क की काफ़ी दिनों से मांग चल रही थी कि सड़क को चौड़ी किया जाए, इसको और अच्छा बनाया जाए। क्षेत्र के लोगों ने कई बार प्रयास किया। हमने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी से वार्ता किया था और इसके बाद ये सड़क स्वीकृत हुई थी। इसमें सौरभ जी ने हमारी खूब मदद की थी और यहाँ के क्षेत्र के लोगों के अपेक्षा और के वजह से जो ये सड़क बनेगी उनके अनुरूप बनेगी, उनको आने जाने में सुविधा मिलेगी। इस समय काशी का विकास जिस तरह से हो रहा है, निश्चित तौर पर काशी वासियों के लिए बड़ी हर्ष की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे इस क्षेत्र से सांसद हैं
और उनकी कृपा से, उनके यहाँ रहने से, चुनाव जीतने से आज काशी का कायाकल्प हो रहा है। उसी के तहत ये बड़ी सड़क 14,64,13,000 की बन रही है। इसकी लंबाई 8 किलोमीटर समथिंग है और ये सड़क बहुत अच्छी बनेगी। निश्चित तौर पर आप सब लोग भी जब आगे इस सड़क पर आएंगे तो लगेगा आपको कि नहीं ये सड़क काशी में बनी है। कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने जन सुनवाई की। लक्सा स्थित मारवाड़ी युवक संघ भवन में कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कैंप लगाकर क्षेत्रीय लोगों की जन समस्याओं को सुना। उन्होंने लक्सा, गुरुबाग, श्रीनगर कॉलोनी, बंगाली टोला, मदनपुरा, रेवड़ी तालाब, रामापुरा इत्यादि कैंट क्षेत्र के सभी मोहल्लों से आए लगभग 125 लोगों की समस्याओं को सुना, जिसमें ज्यादातर सीवर समस्या, अतिक्रमण समस्या, घरेलू समस्या, नगर निगम कर्मचारियों से जुड़ी समस्याएं शामिल रहीं। इस मौके पर राम गोपाल वर्मा, विजय कृष्ण रस्तोगी, सुरेश तुलसियान इत्यादि लोग मौजूद रहे। मैं सप्ताह में 3 बार जन सुनवाई करता हूं और ये मेरे विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में जाकर करता हूं, जिससे जनता को बहुत दूरी तय करके मेरे पास ना आना पड़े और जनता के द्वार पर ही उसकी समस्याओं का समाधान कर सके। ये अब तक कितनी सुनवाई हो चुकी है? गिनती नहीं हुई है, करीब 125 लोग आज सुबह से अब तक आ चुके होंगे। सामान्यतः सभी जन सुनवाई में 150-200 लोग आते हैं और कल इस जन सुनवाई की सूचना काफी पहले से नहीं जा पाई थी, इसलिए इसमें हमें लगता है अभी 125 लोग तक आए हैं। एक आपके कार्यकर्ता है गाजीपुर, उनकी जमीन है, राजेश नाम उनका है, बड़े बड़े मंत्री के मिलते हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई उनकी अभी तक। उनका पूरा नाम क्या है? राजेश नाम, जहाँ पे गाजीपुर जमीन उनकी है। पूरा नाम क्या उनका? पूरा नाम नहीं मालूम, राजेश नाम है उनका। मैं तो जानता नहीं, राजेश नाम से तो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं। किसकी गाजीपुर में जमीन है वो हमसे आज तक मिले नहीं है। नहीं, मिल चुके, मतलब कई मंत्री से मिल चुके, आपसे मिल चुके थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। राजेश दुबे जो भी आए तो छोड़ देते तो अपना दूसरा काम लेके आए थे, आयुष्मान कार्ड का। हमारे राजेश दुबे जो कार्यकर्ता हैं वो अपना काम लेकर मेरे पास आए थे। उनके काम के लिए वहाँ के संबंधित अधिकारियों को मैंने फोन कर दिया था। काम हुआ या नहीं हुआ ये सूचना देना उन्हीं का काम है। वो जब मुझे सूचना देंगे कि उनके काम की क्या स्थिति है, आगे उसमें जो करना होगा वो किया जाएगा। अभी तक कोई कार्रवाई धमकी क्यों मिल रही है बार बार? कि उन्हें ही बताना पड़ेगा ना कि उन्हें धमकी मिल रही है। अगर उन्हें धमकी मिल रही है तो सरकार उनकी सुरक्षा का प्रबंध भी करेगी, लेकिन ये उन्हें ही बताना होगा। आपकी सरकार कोई सुनवाई नहीं हो रहा उनके साथ? मैं नहीं मानता। जैसी जनता की सुनने वाली ये सरकार है, न भूतो न भविष्यति, ऐसी सरकार कोई थी नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो एक छोटे छोटे थानों पर भी होर्डिंग लगा के अपने कार्यालय का नंबर लिखवा दिया है कि अगर इस थाने में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप मुझे सीधे बताएं। जनता से जुड़ी हुई ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी कोई नहीं है। सुनवाई सभी की होती है, लेकिन गुण दोष के आधार पर होती है। आप जिस विषय बात कर रहे हैं उसमें क्या सही है क्या गलत है, जब तक विषय मेरे सामने नहीं आएगा मैं नहीं बता सकता। रामनगर के सरकारी चिकित्सालय में समुचित व्यवस्था न होने से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रामनगर के लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में इन दिनों कोरोना वैक्सीन को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। इस दौरान कमल कुमार चिकित्सा अधीक्षक ने सरकारी हॉस्पिटल की समस्या से रूबरू कराते हुए कहा कि अगर कोई गंभीर रोगी यहां आता है तो उसे आईसीयू वार्ड नहीं उपलब्ध होने पर बीएचयू रेफर करना पड़ता है, क्योंकि इस चिकित्सालय में मुगलसराय, चंदौली तथा बिहार के भी मरीज आते हैं और सबसे बड़ी आवश्यकता यहाँ के हॉस्पिटल में बर्न वार्ड की है, जो अभी मौजूदा हाल में यहाँ उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जब कोई आगजनी का केस हमारे यहाँ आता है तो उस समय काफी दिक्कत होती है। यहाँ जैसे बेसिकली संयुक्त चिकित्सालय है, तो यहाँ मेडिकल वार्ड है, फीमेल वार्ड है, टीबी वार्ड है, प्रसूति वार्ड है, सभी है। तो एक तरह से सभी सुविधाएं यहाँ है, मगर टीबी हॉस्पिटल पुराना यहाँ का है। उसी के ऊपर एमडीआर वार्ड बन गया 20 बेड का, तो एमडीआर के भी मरीज यहाँ भर्ती होते हैं। एमडीआर का भी इलाज चल रहा है। बीएचयू का अलावा दूसरा ये है यहाँ की ये डिस्पेंसरी में कि एमडीआर का इलाज चल रहा है। अच्छा, आपके हॉस्पिटल में आईसीयू की सुविधा है क्या? नहीं, आईसीयू की सुविधा नहीं। आपने मांग की है सरकार से? आईसीयू के लिए बहुत पहले से बात थी, मगर वो आईसीयू का सुविधा नहीं। अभी तो आईसीयू की सुविधा कवेश्वरा में 10- है, मगर हमारे यहाँ नहीं आईसीयू। आईसीयू के लिए तमाम डॉक्टर की चाहिए, तभी तो मानक के अनुसार डॉक्टर ही हमारे यहाँ नहीं है।
पराड़कर स्मृति भवन में विश्व गुरु भारत परिषद द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए विश्व गुरु भारत परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत गुरु पीठाधीश्वर स्वामी धर्मदत्त जी महाराज ने समाज सेवी नित्यानंद तिवारी को संपूर्ण भारतवर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मनोनयन हेतु औपचारिक घोषणा की। वहीं इस दौरान नित्यानंद तिवारी ने पदभार ग्रहण करते हुए आगामी 4 अप्रैल को होने वाले वरुणा महोत्सव को भव्यता के साथ पूर्ण करने की बात कही। गुरु जी आज किस लिए वार्ता बुलाए हैं? आज इसलिए वार्ता बुलाया गया है कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा करेंगे, जिसके तहत हमने पंडित नित्यानंद तिवारी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा किया है। ये पूर्ण आस्तिक व्यक्ति हैं और इनका कार्य है। क्या वजह थी, क्यों इन्हें चुना आपने? ये पूर्ण आस्तिक हैं और इन्होंने जमीनी स्तर पर कार्य प्रारंभ किया है और आज के डेट में 13,000 लावारिस लाशों का इन्होंने क्रियाक्रम किया, जिसमें से मुस्लिम भाई भी थे, तो उनके धर्म के हिसाब से उनकी सदगति कराई गई, उनका क्रियाक्रम किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावा। तो जो जिस जाति धर्म में उस हिसाब से करना चाहिए, तो इन्होंने करा। ये पूर्ण आस्तिक व्यक्ति है और कर्मठ है। आज आपको इस तरह से पद दिया गया, आगे किस तरह से आप क्या सेवा कर? देखिए, मैं आने वाले 4 अप्रैल को वरुणा महोत्सव वाराणसी पे वरुणा नदी के किनारे आयोजित किया जा रहा है और इसकी विस्तृत घोषणा हम लोग 4 अप्रैल को वरुणा महोत्सव के अवसर पे करेंगे। भारत विश्व गुरु रहा है और रहेगा। इस पे विस्तृत चर्चा हम लोग 4 अप्रैल को वरुणा महोत्सव के शुभ अवसर पर करेंगे। जिस तरह से आप सार्वजनिक कार्य में इतना गति से कर रहे हैं, तो आगे क्या योजना है? देखिए, आगे मेरी योजना है, मैं अभी सामाजिक कार्य में हूँ। आपको बताया, मैंने पहले बताया कि लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार अभी हम काशी में कर रहे हैं, लेकिन हम लोग की ये योजना है कि ये कार्य हम धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में पहले हम पूरा कर लें, उसके बाद हम लोग इसको पूरे भारत देश में इस कार्यक्रम को चलाएंगे, जिससे वो जो लावारिस शव को लोग इधर उधर फेंक देते थे, उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाता था, उसका उनके हिंदू रीति रिवाज से हो सके या मुस्लिम रीति रिवाज से हो सके, ये हम लोग का पूरा संकल्प है। और भारत विश्वगुरु है, इसके लिए हम लोग 4 अप्रैल को वरुणा महोत्सव के शुभ अवसर पर इसकी विस्तृत घोषणा करके आगे अपना कार्यक्रम चलाएंगे और सारे प्रदेशों में इसके पदाधिकारी पूरे देश विदेश में हम लोग नियुक्त कर रहे हैं, जिससे हम लोग एक साथ जुटकर मिलकर आप सभी लोगों के सहयोग से इस संगठन को बहुत आगे बढ़ाना है, ये हम लोग का संकल्प। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। निजीकरण के विरोध में बैंक हड़ताल के दूसरे दिन बैंक कर्मियों का पूर्व विधायक अजय राय ने किया समर्थन। आदमपुर थाना क्षेत्र के किंग मेगा शॉप के प्लास्टिक गोदाम से 400 बोरी का जखीरा हुआ बरामद। भेलूपुर थाना अंतर्गत साड़ी विक्रेता और किन्नरों में मारपीट का मामला आया सामने, किन्नर हुए घायल। और पूंजीपतियों को विजिटिंग प्रोफेसर बनाए जाने का आरोप लगाते हुए बीएचयू छात्रों ने कुलपति आवास के सामने किया प्रदर्शन। ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।